गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आ जाओ फटाफट से भाई, है ना। दिव्या का सेकंड थर्ड पार्ट कौन सा पार्ट है बता देंगे फटाफट से मुझे। और आप सभी ने थोड़ा बहुत अपने से तो पढ़ा ही होगा, है ना। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मैं तो हूँ ही, यानी कि हम इस उपन्यास को अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि ये उपन्यास में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर हैं आप सभी? आए एक बार दर्शन दें। कहाँ पर रह गए? क्लास शुरू हो चुकी है, आएंगे फटाफट से। आपके कमेंट्स मैं नहीं देख पा रही हूँ। ओके अंजलि, देख पा रही हो आप क्लास? क्योंकि ये उपन्यास है ना। ओके ओके चलिए। तो यहाँ पर हमने जो अभी तक पढ़ा था, थोड़ा बैठ के पढ़ाऊंगी भाई। बहुत मतलब इस बार इतना फीवर मुझे हुआ है जितना कभी नहीं हुआ, इतनी कमजोरी है बहुत ज्यादा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार बैठ के थोड़ा सा पढ़ेंगे चीजों को, और आप सभी बढ़िया से एंजॉय करेंगे, क्योंकि कहानी है बहुत बढ़िया और काफी ज्यादा पावरफुल, यानी कि स्ट्रॉन्ग कहानी है और मोटिवेशनल कहानी है। मोटिवेशनल कहानी। विशाल, अनामिका, हाँ जी, अंजलि, ओके ओके। तो यहाँ पर आपको सभी को मैंने बताया कि एक गांव है, एक नगरी है, सागल। क्या नाम है? सागल। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया था कि यहाँ पर एक नगरी है सागल, और इस सागल नगरी में, सागल नगरी का व्याख्यान है यहाँ पर। और इसी नगरी में क्या है? इस नगरी में एक नर्तकी है, एक नर्तकी है, राज नर्तकी जिन्हें बोलेंगे, यानी कि जिस तरीके से राज मिस्त्री हैं, राज मंत्री हैं, उसी तरीके से राज नर्तकी है आपकी मल्लिका। और ये जो मल्लिका है, इनकी पुत्री थी, मल्लिका की पुत्री थी रुचिरा, है ना, रुचिरा। और रुचिरा दिव्या की दोस्त भी थी। तो रुचिरा की मृत्यु हो चुकी है। रुचिरा की क्या हो गई है? मृत्यु। डेट है आज 16 अगस्त। और रुचिरा की मृत्यु होने के बाद इनकी जो माता जी हैं मल्लिका एकदम शोक में है, और पूरी सागल नगरी शोक में है। क्यों है? क्योंकि उस समय पर अगर हम मनोरंजन के साधन के रूप में देखें, तो मनोरंजन के साधन के रूप में, केवल रूप में नृत्य को ही प्रधानता दी जाती थी, नृत्य की प्रधानता रहती थी। और इसलिए नृत्य की प्रधानता, अगर नृत्य बंद है, क्यों है नृत्य बंद? क्योंकि इनकी जो माता जी हैं, राज नर्तकी जी हैं, जो मल्लिका जी हैं, वो शोकातुर है, यानी कि शोक में आतुर है। अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद रुचिरा की मृत्यु हो चुकी है, और वो कई दिनों से, कई सालों से डांस नहीं कर रही है। इस बार एक मधु पर्व होने वाला है। क्या होने वाला है? मधु पर्व। इस मधु पर्व पर राज नर्तकी मल्लिका ने ये अनाउंसमेंट करी है, मल्लिका के द्वारा नृत्य का आयोजन, नृत्य प्रारंभ, एक तरीके से रीस्टार्ट किया जा रहा है, ऐसी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक कि पता चलिए आप लोगों को कुछ नहीं है, पहले हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर है कला की अधिष्ठात्री, यानी कि पढ़ चुके हैं पहला पन्ना, फिर भी मैं एक बार फटाफट से पढ़ देती हूँ। कला की अधिष्ठात्री राजनर्तकी देवी मल्लिका की युवा पुत्री रुचिरा अकाल में काल कवलित हो गई थी। देवी शोक से अधीर होकर बहुत समय तक कला और समाज से विरक्त रही, यानी कि वैराग्य ले लिया था। संपूर्ण सागर नगरी मल्लिका के शोक से 2 वर्ष तक आतुर और नीरस रह करके रात्रि में दीपहीन प्रदेश की भांति निष्प्रभ बनी रही, यानी कि एक प्रकार से जैसे रात में अंधेरा हो जाता है, दीप बुझ जाते, वैसे अंधेरा सागल नगरी में हो गया। देवी मल्लिका ने वीणा पाणी देवी सरस्वती के, यानी कि वीणा धारण करने वाली, वीणा को ग्रहण करने वाली देवी सरस्वती के प्रति कर्तव्य निष्ठा से अपनी असह्य शौक सहकर मन को वश में किया। निश्चय किया कि इस बार चैत्र पूर्णिमा की संध्या मधु पर्व उत्सव के रूप में के समय समाज में पुनः प्रवेश करेगी, यानी कि इस बार चैत्र का जो नया वर्ष आएगा उस समय ये यहाँ पर आकर के क्या करेंगी? अपनी जो है वापस से नृत्य करना शुरू। सागल के मनोहर और विशाल ताल पुष्करणी में जल और तट का जल लहरें ले रहा था, यानी कि जिस तरीके से जब जल आता है नदी के तटों पर या वाटर बॉडी के तटों पर, तो ऐसे लहरें लेता है, तो वैसे ही आज सागल नगरी के सभी जन, सभी मनुष्य बहुत खुश है।
सूर्यास्त में अभी एक पहर शेष है, यानी शाम नहीं हुई है, परंतु जहां तक दृष्टि जाती है जन समूह उमड़ रहा है। उस बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लगा जैसे वर्षा काल की बाढ़ तक दूर तक फैले हुए नदी के जल का कोई छोटा सा द्वीप हो, जैसे बाढ़ आ गई और बहुत छोटा सा कोई आइलैंड उसमें बीच में चमक रहा हो। मंडप कलशों कदली स्तंभों, यानी कि कदली यानी कि जो पेड़ उड़ के स्तंभ जैसे केले उले के नहीं लगाते हैं वो है। तोरण है यानी कि जो दरवाजों पर ऐसा करके लगाते हैं। बसंत आरंभ में पल्लवित आम पत्र के बंधन मारो और मंजरियों से सुसज्जित था। बहुत टिपिकल वर्ड्स को जानने की कोशिश ना करें, इससे काम बन रहा उतना करते चले। कह रहे सज रहे थे पूरे, जो घर एकदम घर है, कदली स्तंभ लगाए हुए हैं, तोरण लगा दिए हैं द्वारों पर, लटकने वाली झालरें सी लगा दी हैं ना, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया सुसज्जित कर दिया है। वातावरण अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध और सुगंधित धुर्मों से सुरभित है। सिर पर ऊंचे शिस्त्राण बांधे, पीठ पर ढाल लटकाए, हाथ में भाला लिए राजपुरुष उत्सुकता से उमड़ते जनप्रवाह से मंडप के मार्ग में, मंडप में गण परिषद के सदस्यों, सामंतों, अभिजात वंशजों, अग्न श्रेष्ठी, श्रेष्ठी जट्टकों और कुल नारियों के स्थानों की रक्षा करें। जैसे आपने देखा होगा जिस तरीके से अगर आज हम अपने लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर स्थान क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रपति को पहला नागरिक कहा जाता है, तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल जहां पर बैठेंगे तो पहले कौन बैठेगा, उनके बाद में कौन बैठेगा, इस तरीके से कुछ स्थानों को सुरक्षित कर दिया है। और लोग हाथों में भाले वाले लेकर के इन स्थानों की सुरक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पे वीवीआईपी बैठेंगे, यहाँ वीआईपी बैठेंगे, यहाँ पर और लोग बैठेंगे। इस तरीके की चीजें यहाँ पर स्थानों को सुरक्षित करने के लिए जो भाले उले सिर पर लेकर के एकदम वो बांध के पगड़ी उड़ी, वो लोग यहाँ पर एकदम सेना के लोगों की तरह वहां पर सुरक्षा कर रहे हैं। सूर्य क्षितिज से उतर जाने पर सुशरी सबल अश्वारोही भद्रगण के रथ सुंदर वस्त्र धारण किए दुर्तगामी यानी कि तेजी से दौड़ने वाले शिविका वाहकों, यानी कि शिविका कहा जाता है डोली जो कंधों पे लेके चलते हैं, उसको ढोने वाले उसके वाहक के कंधों पर शिविकाएं और अश्वारोही भद्रगण जन प्रवाह के बीच सुरक्षित मार्ग से मंडप की ओर जाने लगे। यानी कि सेफ जैसे नहीं दे दिया जाता है, कॉरिडोर दे दिया जाता है भाई, कहीं जन समूह उमड़ ना पड़े, पता चले राजा का हाथ छूने के लिए, पैर छूने के लिए जन समूह उमड़ पड़े, इसलिए सेफ वो बनाए हुए हैं। गण परिषद के सदस्य और विशिष्ट गण के मंडपों में प्रवेश करने पर चारण यानी कि एक प्रकार की कम्युनिटी होती है जो जैसे भाट चारण ऐसे करके है ना, चारण क्या कर रहे हैं, उनके नाम वंश और पद की घोषणा करके उनके लिए निर्दिष्ट स्थान प्रदान करने लगे। फला आदमी, रुद्रधीर जी, पृथुसेन जी, फलाने जी, मतलब इस तरीके से उनका नाम ये है, वंश ये है उनका, सब उनको बिठाने के लिए बनाने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बात भद्र समाज के रथ अश्व और शिविका आरोहियों को मंडप द्वार पर छोड़कर उनके चंवरधारी दास, चंवर आपने देखा होगा, वो जो चंवर ढुलाते रहते हैं, ऐसा आपने देखा ना, मक्खी वक्खी ना बैठ जाए राजाओं के ऊपर, है ना, एकदम चंवर ढुलाते हैं तो पंखा सा ऐसा करके, तो चंवरधारी भी बैठे हैं। कंचुकियों सहित, कंचुकी एक तरीके का आंचल सा होता है कंचुकी, है ना, उसके मंडप के दक्षिण भाग की परिक्रमा करके पृष्ठ भाग में जो पंक्तिबद्ध खड़े होने लगे, यानी कि अरेंजमेंट बताया जा रहा है सीटिंग का क्या है कैसे। अभिजात पुरुष यानी कि अभिजात कहा जाता है जो थोड़े ऊपर वाले लोग होते हैं ना, और कुल नारियां यानी कि उन्हीं के घरों की जो स्त्रियां अपने वर्ण और वंश की स्थिति के अनुकूल उस पर्व के योग्य वस्त्र भूषण धारण करने लगी, यानी कि ओकेजन के अकॉर्डिंग, है ना, ऐसा नहीं कि वेस्टर्न ड्रेस पहन के आ रही हूँ अपना बढ़िया एकदम साड़ी उड़ी पहन के। ब्राह्मण स्वर्ण के तार से कढ़े लाल रेशम के उष्णीनों से सिर के केशों को बांधे, यानी कि ब्राह्मणों ने क्या किया हुआ है, सोने के तार से कड़े हुए लाल रेशम के उष्णीनों, एक तरीके के रुमाल टाइप के, है ना, उसको बांधा हुआ है सिर के केशों को, अपने मस्तक और भुजाओं पर, अपने मस्तक और भुजाओं पर जी श्वेत चंदन का खोर है, यानी कि एक तरीके से ऐसा ऐसा करके सब लगाया हुआ है। उनके समश्रु मुंडे हुए हैं, समश्रु लिख लीजिए किसे कहते हैं, दाढ़ी मूछों को कहा जाता है समश्रु, दाढ़ी मूछे एकदम क्लीन शेव करके पंडित जी आए हैं। उनके कंठ की मुक्त मालाओं के कृष्ण रुद्राक्ष शोभित है, यानी कि काले काले रंग के रुद्राक्ष मुक्ता मालाओं में, गले की मालाओं में पहने हुए, कंधों से लहराए उत्तरीय एक तरीके का आंचल दुपट्टा, उत्तरीय के नीचे स्पष्ट झलकती रेखा, कटी यानी कि ये कटी प्रदेश होता है ना, कटी के नीचे स्वच्छ अंतर्वासक पर पीत यज्ञोपवित यानी पीले रंग की यज्ञोपवित जनेऊ जिसको कहा जाता है के रूप में प्रकट थी। कांच लगे स्वच्छ अंतर्वासक पर पाद त्राण को स्पर्श कर रहे थे। क्षत्रिय स्वर्ण खचित शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए थे। ऊंची लंबी नाक के नीचे मूछे दो बिंदुओं के डंकों की भांति गालों की ओर चढ़ गई थी, यानी कि पूरा वर्णन है। ब्राह्मण क्या है, एकदम क्लीन शेव है। क्षत्रियों की मूछें इतनी बड़ी बड़ी हैं और कतई एकदम गाल छू रही है, और उनके कानों, कंठ, भुजा और कलाइयों पर रत्न जड़ित आभूषण है, यानी कि कानों में एकदम सोने ऊने के हीरे के पहने हुए हैं, है ना। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि किस तरीके से जो
एक तरीके की संपत्ति है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके ये सारी चीजें इन्होंने पहनी हुई है। और विस्तृत वक्ष स्थल का अर्थ है जैसे छाती वाला जो है, सूक्ष्म कटी तक शरीर चुस्त अंग रक्कों में मड़े हुए हैं, मतलब शरीर में एकदम ऐसा, अरे वो जो होता है ना, वो जो उसमें चंद्रकांता, अच्छा वो देखो कि बाहुबली है ना, बाहुबली में वो पहन के रखता है ऐसा कड़ा सा, वो लोहे से का, जब एक बार उसकी आग लगा देती है उसकी पहचान करने के लिए, तो वो खोल देता है उसको, नहीं वो होता वो मतलब कह रहे हैं उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसा, क्योंकि बुलेट प्रूफ टाइप का चीजें लगाते थे ना, मतलब इस तरीके की चीजों को एकदम क्षत्रियों ने गाढ़ा हुआ है अपने ऊपर। श्रेष्ठियों के वस्त्र बहुमूल्य, हाँ, कटी से रक्त जड़ित मूठ के खड़क झूल रहे हैं, यानी कि रत्न जड़े हुए हैं और खड़ग यानी एक तरीके की तलवारें सी सरदार जी लगाए रहते हैं। श्रेष्ठियों के वस्त्र बहुमूल्य, कुछ बहुमूल्य परंतु ढीले ढाले। श्रेष्ठी यानी कि एक दूसरी कम्युनिटी, दूसरा वर्ग, उनके थोड़े कपड़े थे तो बहुमूल्य महंगे थे पर ढीले ढाले थे। गण परिषद तीसरा वाला जो वर्ग हुआ, उसके सदस्य कंधों पर केसरी कंचुक धारण किए हुए, यानी कि एक तरीके की ऐसी कोटी सी, मतलब है ना, कंचुक एक तरीके का कोटी सी चोली सी है ना, और पाँव में ढीले जूते थे। कुछ यवन सामंतो, यवन किसे कहा जाता है बताएंगे, यवन यवनी, कई बार आपने नाम सुना होगा। यवन और यवनी किसको कहा था, यूनानियों को कहा था, तो यूनान से जो आते थे। यवनियों के सामंतों के सिर पर चोटीदार टोपियां हैं, घुटनों पर ढीले अंगरखे हैं, पजामे हैं, पाँव में ढीले जूते हैं। कुछ ने आर्य में अपना वेश बना रखा है, यानी कि सबने अपने अपने हिसाब से कपड़े उपड़े पहन रखे। कुछ कुलनारियों का के प्रसाधन और वेश विन्यास में विशेष लालित्य था, मतलब कि कुछ ऐसी नारियां थी जिन्होंने एकदम मेकअप वूकअप करके वेश अपना ऐसा बना के अलग तरीके का लालित्य। मुक्ता लड़ियों द्वारा विविध प्रकार से गुथे गए उनके केशों पर पुष्पों के अर्धचरित्र किरीट शोभायमान थे। किरीट कहा था मुकुट को, ठीक है, तो यानी कि पुष्प ऐसे बांधे हुए चोटी उटी और उनपे ऐसा मुकुट सा लगा लिया है। मस्तक, कान, कंठ, बाहु, मूल, कलाई, उंगलियां, चंद्रिका, तुलिका लेखन यानी विशेष प्रकार से कुछ अक्षरों को लिखा जाता है। कुंडल, हार, माला, अंगद कहा जाता है बाह में जो गहना पहनते हैं, ठीक है, अंगद, वलय यानी कि ऐसा रिंग अंगूठियां, मतलब तमाम तरीके के आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं औरतों ने, जिनके कंधों पर अनेक बल खाए जीने उत्तरीय के नीचे मेरुदंड पर गांठ बांधे कंचुक वस्त्र सम्मुख वक्ष की ओर फैलकर सुचिक्कण वर्तुलों से उभर आए थे। यानी कि एक प्रकार से उन्होंने अपनी जो उनकी ब्लाउज है, जो उनकी जो जिस प्रकार के उनके कपड़े हैं, ऐसा उन्होंने उत्तरीय यानी कि दुपट्टे भी पहने हुए हैं, वो पीछे की तरफ चले गए हैं, और उनके जो ब्लाउज हैं वो कसे हुए उनके पूरी तरीके से शरीर को शोभायमान बना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, डमरू मध्य के समान, डमरू मध्य इसको कहा था, डमरू मध्य, आपने डमरू देखा होगा कभी, आपने वो देखा है, जल डमरू मध्य है ना, मतलब कुछ इस तरीके का जैसे डमरू है और इसके मध्य का जो ये वाला जो इसको कहा गया इन्होंने डमरू मध्य, डमरू मध्य के समान कटी पर स्वर्ण की, ऐसा फिगर बढ़िया माना जाता है ना, ऐसा सब फिगर, मतलब आप सभी को वो पैमाना पता होगा कि थोड़ा सा मतलब ऊपर से उभरा हुआ है ना, वक्ष स्थल, औरतों की मैं बात कर रही हूँ, फिर नीचे से यहाँ से ऐसा पतला सा, फिर नीचे से ऐसा, तो यानी कि ऐसा सा उनका जो है एक प्रकार से उन्होंने अपने फिगर को मेंटेन किया हुआ है औरतों ने, एकदम वर्णन देख रहे हो आप, तो यानी कि ऐसा उन्होंने जो है डमरू मध्य के समान कटी पर स्वर्ण की मेखलाएं, यानी कि जो कमर पर ऐसी स्वर्ण की लड़ियां, मेखलाएं और रत्न जड़ित नीवी बंद से 3 लड़ियों में कटी नितंब के मध्य अधोभाग की परिक्रमा कर वर्तुल आकार को स्पष्ट कर रही है, यानी कि ऐसे पीछे तो कुछ बनाया है और लड़ियां लटका ली हैं, एकदम चोटी उटी बांध ली है बढ़िया से, उन पे भी रत्नों को जड़ित करके वो डाली हुई हैं पूरी की पूरी चीजें, और वो नीचे की तरफ नितंब के मध्य यानी कि जो पिछला हिस्सा होता है उसके मध्य वो झूल रही है, वो चमक रही। मेखलाओं की लड़ियां में किंकड़ियां झूल रही थी, मेखला बंद से उनके शाटक मयूर पुच्छ के रूप में फैलकर आलंकत रंजित और आभूषणों से वेष्टित चरणों के नीचे बिछे आस्तरणों को स्पर्श कर चरणों को छिपाए होते, यानी कि इतना वर्णन इन्होंने कर दिया है कि मतलब क्या ही कह दूं मैं, कोई ऐसा अंग नहीं छोड़ा जिसमें गहना ना पहन रखा हो, कोई ऐसा अंदर से नहीं पहना तो बाहर से जरूर उस पर लटकाया कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सारी चीजें ये ऐसा है। उनके चारों ओर अनेक पुष्पों को सुगंधियां फैल रही थी, प्राय सभी यवन रमणीय आर्य स्त्रियों का वेश अपना चुकी थी, यानी कि जो यूनान के लोग थे वो आर्य मतलब भारत के जो लोग हुआ करते थे, श्रेष्ठ लोग जिनको कहा था, उनके कपड़े लत्ते इन्होंने पहन लिए थे। मेरे हिसाब से 2 पैरा समझ में आ गए होंगे, आप मुझे बताएं समझ में आए या नहीं आए।
आगे तो थोड़ा ठीक ही है। आकाश में चैत्र की चांदनी छिटक गई वेदी के चारों ओर। वेदी कहा जाता है जिस पर मतलब कि वैसे तो यज्ञ की वेदी को वेदी कहा जाता है, ऐसा जहाँ पर कुछ होने वाला हो, जहाँ पर ये बनने वाला हो, ऐसा कुछ वेदी, जैसे यज्ञ इसमें होगा, ऐसी जो 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 भी जगह बनाई हुई थी उसके चारों ओर मार्ग पर दीप दंड यानी कि दीपों को ऐसा ऐसे ऐसे दंडों पर दीप लगाए जाते थे, आपने देखा हो तो मसाल टाइप का, पर वहां पे है ना इस तरीके की चीजें। तो दीप दंड प्रज्वलित हो चुके थे। वयोवृद्ध मिथोद्रस यानी कि वयोवृद्ध जो मतलब दादाजी है ना, मिथोद्रस नाम है, देख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। महाप्रतापी धार्मिक यवनराज मिलिंद के राज्य काल में मद्र साम्राज्य के महासेनापति थे। ठीक है, कौन थे? मद्र साम्राज्य है और वहां पर यवनराज है मिलिंद, और मिलिंद के जो महासेनापति है उनका नाम है मिथोद्रस। मद्र के गणराज्य में उन्होंने गणपति का पद स्वीकार कर लिया। उनके आसन ग्रहण करने पर मंगलवाद और मंगलाचरण आरंभ हुआ। जैसे ही वह बैठ गए, ठीक है, तो जैसे ही वह बैठे, बच्चे मुस्कान, एक एक, हालांकि एक एक शब्द आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने पहला पन्ना पढ़ाया और उसका मैं एक भी शब्द आपको पूछूं तो आपको ऐसा नहीं कि वो हर शब्द याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे अगर आप एक एक शब्द का मतलब पूछेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इसे महीने 2 महीने से पहले खत्म कर पाऊं, है ना। जैसे आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपको सेंस समझ में आ गया, अगर एडिटोरियल इफ यू आर रीडिंग तो सेंस समझ में आ गया, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी शब्द का पता नहीं लेकिन भाव बिल्कुल, सिद्धार्थ, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मतलब आपको भाव समझ में, इसेंस समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शब्द समझ में आए या नहीं आए, है ना, इतना नहीं पीछे पड़ा करते हैं किसी चीज के। ठीक है, खैर मैं तो बता दूंगी, मुझे उतना कोई वो नहीं है ना जी। अधिष्ठात्री लिख लो मुस्कान। अधिष्ठात्री बोलते हैं जो क्रिएट करता है, निर्मात्री, एक तरीके की निर्मात्री देवी। और क्या है? और आपका क्या है? किंकड़िया। किंकड़िया मैं देख लेती हूँ, मुझे इसका पता नहीं। किंकड़िया नहीं, मैं बता दूंगी इसका बाद में। ठीक है, भाव समझे, मतलब वो मधु पर्व शुरू होने वाला है, सब मेकअप वूकअप करके तैयार हैं, एकदम आ चुके हैं। ठीक है, बस इतना ही है। अब यहाँ पर बैठने लगे लोग, बैठने लगे। सबसे पहले कौन बैठ गए? महाप्रतापी, वो बैठ गए। मद्र के गणराज्य में गणपति का पद स्वीकार कर लिया था उन्होंने। जैसे उन्होंने आसन ग्रहण करा तो मंगल वाद्य और मंगलाचरण बजने लगा, जैसे सुजलाम सुफलाम या जो भी उनके राज्य का मंगलाचरण होगा वो बजने। वेदी के सोपान पर खड़े चारण ने पुनः, चारण कौन होते हैं? कम्युनिटी होती है, अभी बताया, जो उच्चारण करते हैं किसी चीज का, है ना, मंत्र आदि का। चारण ने पुनः तूर्यनाद करके, तूर्यनाद यानी कि एक तरीके का कोई बैंड वैंड बजाया। ठीक है, ठीक है, तो वो बैंड वैंड बजाया उन्होंने और उन्होंने घोषणा करी कि कला की अधिष्ठात्री यानी कि कला को निर्माण करने वाली नगर श्रीनगर में सबसे श्रेष्ठ राजनर्तकी देवी मल्लिका सभा स्थल में पधार रही हैं, पधार गई। जनसागर इस घोषणा के झंझावत से, यानी कि ऐसा तड़तड़ी सी बज गई उनके अंदर, झंझावत है, समझ रहे, तरंगित हो उठा। जैसे किसी वाद्य यंत्र में ऐसा एक टन मारो तो वो तरंगित हो उठता है, तरंगे उठ जाती हैं। जन समूह की गिरवाएं उठ गई, गिरवाएं समझते हो, गर्दने। दृष्टि मार्ग के पश्चिम छोर की ओर चलेगी, पता था उधर से निकल के आएगी। ठीक, दीप दंडाधारी यानी कि जो दीपों को दंड पर लेके खड़े हुए थे अश्वारोहियों के पीछे, रथ चले आ रहे थे, रथों के पीछे दीप दंडाधारी अश्वारोही, मतलब एक सीक्वेंस था, पहले पैदल फिर रथ, फिर इस तरीके से। शीघ्र रथ शीघ्र ही मंडप के समीप जन प्रवाह में आ पहुंचे, रथ आ पहुंचे। सब ओर से कला की देवी नगर श्री देवी मल्लिका का जय घोष होने लगा, बोलो नगर श्री देवी मल्लिका की जय, इस तरीके से। यत्न से रखे पुष्पों और मालाओं की वर्षा मल्लिका के रथ पर होने लगी, यानी कि रखा हुआ था पहले फूल वो सब बरसने लगा। अधिकांश पुष्प और पुष्पमालाएं रथ को स्पर्श कर मार्ग पर गिर जाते थे। कुछ पुष्प और मालाएं रथ के भीतर पहुंच पुष्पों के अंबार पर गिर कर फिसल कर फिर नीचे आ जाते थे, यानी कि ऐसा कर करके बरसाते, कुछ उसके ऊपर गिर जाते हैं, कुछ नीचे आ जाते हैं, वही सब हो रहा था। कुछ मल्लिका कृतज्ञता पूर्ण, कृतज्ञता कहा जाता है जब कोई किसी का एहसान मानता है, कृतघ्नता कहा जाता है जब कोई नहीं मानता। कृतज्ञा भरी नेत्रों से आंखों से जोड़कर स्मित वदन यानी कि एक तरीके की स्मृति की उसमें, है ना, मस्तक नवाकर दृष्टि की पहुंच तक फैले उद्वेलित नरमुंडों के सागर का अभिवादन स्वीकार करते, यानी कि जितने भी नरमुंड वहां फैले हुए थे, नरमुंड यानी इंसान, उनकी तरफ कृतज्ञता से देखते हुए कि तुमने मुझे इतना आदर और सम्मान दिया, उसके लिए मैं सदैव तुम्हारे ऋणी रहूंगी टाइप का। मंडप में पहुंचकर नर्तकी ने विशिष्ट पुरुषों का आदर कर, यानी विशिष्ट का मतलब हुआ जो उसमें सभागार में एकदम खास टाइप के लोग थे, उनको अभिवादन किया, है ना।
और आदर मंडप में पहुंचकर नर्तकी ने उनको आदर किया और गणपति के समीप आसन पर बैठ गए। देवी के रथ के पीछे 6 रथों पर उनकी विशिष्ट शिष्याएं, कला की प्रतियोगिता, कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिव्या आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि चारण ने फिर तूर्य बजाया, फिर बार बार अनाउंसमेंट, मंगल वाद्य रुक कर भेरी बजने लगी, यानी कि ये भी एक कोई वाद्य यंत्र है। नृत्य संगीत से पूर्व तक्षशिला और मगध से शस्त्र, ऐतिहासिक है ना, तो तक्षशिला जगह का नाम है। कहाँ पर है अभी तक्षशिला, वर्तमान में बताएं फटाफट से। मगध से शस्त्र और शास्त्र यानी कि शस्त्र हथियार, और शास्त्र यानी कि विद्या, ठीक है, की शिक्षा पूर्ण करके आए युवकों के शस्त्र कौशल की प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। इस प्रतियोगिता के आधार पर ही अभिजात युवक मद्र गणराज्य की सेना में पदों के अधिकारी होते थे। चारण ने घोषणा की, धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा के पौत्र आयुष्मान विनय शर्मा, महासामंत सेवार्थ के पुत्र आयुष्मान इंद्रदीप, गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान वसुधीर, गण पूर्वक सामंत कार्तवीर के पुत्र आयुष्मान सुकृद, महाशाल समर्थक के पुत्र आयुष्मान वर्णेश और महाश्रेष्ठी प्रेस्त के पुत्र आयुष्मान पृथुसेन। समझ रहे हैं, ये इतने लोग। अब पृथुसेन कौन है, महाश्रेष्ठी का पुत्र है, प्रेस्त का पुत्र है। सोचिए प्रेस्त किसे कहा जाता है। मैम मैसेज दिखा नहीं देता हमें, कहाँ नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है आपका मैसेज अर्पिता, ठीक है, ओके। ठीक है विशाल, मैं देख लूंगी उसमें, है ना, मैं देख लूंगी आपका मैसेज, मैं रिप्लाई करती हूँ। कई दिन से मेल नहीं ओपन कर पाई, कई दिन से मैं चीजें देख नहीं पाई। तो बिठा दिया चारण ने सबको, सबके दादाजी बाबा जी का नाम बता के कह रहे कि महापंडित देव शर्मा के पौत्र, महापंडित देव शर्मा के पोते जो है आयुष्मान, वो बैठ जाओ, है ना, ऐसे करके 6 लोगों बिठा दिया। 6 युवक सैनिक वेश में, शरीर पर वर्म और सिर पर शिरार शास्त्राण पहने, कंधे पर धनुष तुणीर बांधे, धनुष तुणीर यानी कि धनुष बाण बांधे, कमर में खड़ग लटकाए, हाथ में भाला लिए वेदी पर आए। 6 लोग आ गए, एकदम से उनके विवरणन किए गए हैं। उन्होंने बढ़िया कपड़े पहने हैं, एकदम मुकुट उकुट बांध के, तलवार लेके हाथ में, सॉरी वो लेकर के, क्या कहते हैं उसको, धनुष बाण लेकर के चले आए हैं। अब क्या करेंगे ये, इनके कॉम्पिटिशन है, इनका तो शस्त्रों का है और किसी का नाचने का है। और रूल क्या होता है, जो नाच के कंपटीशन में पहली आएगी उसको फिर ये अपनी उस पे शिविका पे लेके जाएंगे, यही लड़ाई का विषय बनेगा। पढ़ लिया ना आपने। जी ओके, पाकिस्तान में है तक्षशिला, कहां पर है, पाकिस्तान, बहुत बढ़िया। ओके आ गए सब लोग। कह रहे कि उपन्यास है ना सबके पास, कहीं ऐसे बैठे भोंदू के जैसा है, देख रहे हो ना, उसमें झांक रहे हो। कह रहे कि युवकों ने मद्र के गणराज्य के गणपति और महासेनापति वयोवृद्ध मिथोदृश्य के आसन के सम्मुख उपस्थित होकर नासिका के सम्मुख अपनी सीधी खड़क करके मस्तिष्क को झुका करके निवेदन किया, मद्र के गणराज्य की सागल नगरी का निवासी मैं, अमुक नाम अमुक पुत्र, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर मद्र के गणराज्य की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। गण मेरी योग्यता की परीक्षा कर मुझे सैनिक कार्य में मेरे योग्य पद प्रदान करे। मतलब मधु पर्व में क्या है, जिन्होंने भी कहीं से भी धनुष की, तीर की, बाण की, जहां की भी किसी ने शिक्षा ली थी, अब आज उनका कंपटीशन है कि वो सेनापति बनेंगे या वो घुड़सवार बनेंगे या वो घोड़े चलाएंगे या वो तलवार चलाएंगे। अब यहाँ पर आ गए सब लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो वो गण बैठे हैं, जो डिसाइड करेंगे आज की कौन सबसे पहला आया, उनकी समक्ष ऐसे करके नाक की, नासिका की सीध में तलवार को करके कहा कि मैं, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मैंने फलानी शिक्षा ली है और आज ये गण बैठ करके आज डिसाइड करें कि मुझे कहाँ किस जगह पर पोस्ट मेरी मिलनी चाहिए। अब रिटर्न एग्जाम होते हैं, पहले प्रैक्टिकल होते थे, ठीक है, हो गए। गणपति ने युवकों के लक्ष्य भेद की परीक्षा, लक्ष्य भेद यानी कि लक्ष्य कुछ दिया, टारगेट, उसको कहा इसको भेदना है, ठीक है। सावधान होने का आदेश देकर सेवा में उपस्थित सैनिक को संकेत कर दिया। युवकों ने धनुषों पर बाण खींचे थे, यानी कि मारने को तैयार है, जैसे वो अर्जुन की लक्ष्मी की, उसकी क्या है, मछली की आंख बेंधनी है, वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। सैनिक ने मंडप के वितान की ओर अनेक रंग के कंदुक उछालने प्रारंभ कर दिए, गेंद जैसा, है ना। जन समूह कठिन लक्ष्य भेद के प्रति कौतुक से और लक्ष्य भ्रष्ट बाणों की आकांक्षा से सिहिर उठा। युवक अपने कंदुकों को अधर में ही भेद रहे थे। कह रहे, देखो कैसे किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे टारगेट्स डाले जाने लगे, तो यहाँ से नीचे से तीर आएगा,
है ना, तीर आएगा। जैसे यहाँ पे ये उबल रहा है तो यहीं पे मारने की कोशिश है, यहां से शुरू हुआ यहीं पे मारने की कोशिश। तो मल्टीपल जो है तीर चले, और जो ये जन समूह यहाँ पर बैठी हुई है, ये जन समूह क्या हो गया, सिहिर उठी। क्यों सिहिर उठी, पहले ये उछल रहे हैं, फिर तीर चल रहे हैं, हजारों लाखों तीर चल रहे हैं, ये सब चला जा रहा है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि सेनापति और निर्णायक, देखो यहाँ पर क्या है, सेनापति और निर्णायक, ध्यान से देख रहे हैं कौन, एक तो सेनापति क्योंकि भाई डिसाइड करना है, और यहाँ पर जितने भी निर्णायक हैं, जितने भी डिसीजन लेने वाले हैं, ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं कौन युवक बताओ, कोई वो तो था नहीं उस समय कि कोई कंप्यूटर लगा है देख लेगा कितने कंधु तो को भेदता है। ठीक है, ये चीजें देखी गई। जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म हुई तो क्या हुआ कि कहा कि चलो प्रतियोगिता समाप्त हो गई। प्रतियोगिता क्या हो गया, समाप्त हो गई, जैसे ही कंधु के वगारे भेद दी गई। ओके, प्रतियोगिता क्या हुआ, समाप्त हो गई। महासेनापति ने युवकों को कवच उतार अपने विशेष भरोसे का एक एक शस्त्र चुन लेने की आज्ञा दी। अब कहा कि जिसमें तुम सबसे बढ़िया पारंगत हो, से कहा जाए हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, तो आप क्या चुने, हिंदी लिटरेचर, यानी कि जिसमें सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस आए वो एक एक अस्त्र उठा लो, ऑप्शनल चूज कर लो तुम। ठीक है, ऑप्शनल चूज कर लो, 500 नंबर का पेपर होने वाला है। आयुष्मान, इंद्रदीप और विनय शर्मा ने भाले ले लिए और शेष युवकों ने खड़ग ले ली। महासेनापति ने निर्देश दिया, प्रत्येक आयुष्मान शेष युवकों को आक्रमणकारी मानकर अपनी रक्षा करते हुए आक्रमणकारियों पर आघात करे, यानी कि सामने वाला मुझे मारने आ रहा है, डिफेंस करे और वो करे उस पर। ठीक है, आघात करे, चेतावनी दी। आघात करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार डालो तुम। ठीक है, आघात करने का मतलब क्या है, सिर्फ उस पर एक तरीके से डिफेंस करते हुए उस पर हल्का वो करना है। कोई युवक किसी प्रकार की अभिसंधि या पक्षपात का व्यवहार ना करे। अभिसंधि यानी कि पहले से कोई सेटिंग ना कर रखी हो कि भाई तू मेरे मत मारियो यार, प्लीज प्लीज प्लीज, तो लूडो खेलते हुए तू मेरी गोटी मत काटना, फिर क्यों खेल रहे हो। ठीक है, यह दोनों कार्य गणराज्य के धर्मस्थान द्वारा अपराध रूप में दंडनीय होंगे, यानी कि ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस होगा ये वाला। महासेनापति ने वायु में उत्तरीय हिलाकर युद्धारंभ का संकेत दिया, यानी कि अपना वो एकदम से सब पल्ला सा हिला के से, है ना, कहा कि चलो हो गया शुरू। मंडप में अनेक विद्युत शिखाएं चमक हुई। फिर 6 युवक 6 स्थानों पर आक्रमण के लिए पीठ को धनुषाकार करके नख और दांत निकाले व्याघ्रों की भांति कांपने लगे। ठीक है, मतलब ऐसे 6 के 6 कैसे, जैसे बिजली सी चमकने लगी उनमें, और धनुषाकार पीठ को ऐसा करके धनुष के आकार का बना के फिर एकदम से शेरों की तरह चमकने लगे, एकदम दांत निकाल के कांपने लगे। प्रत्येक की दृष्टि सबकी ओर थी। उनके हाथों के शस्त्र क्षण भर के लिए वितान के नीचे प्रकाश की रेखाएं से कौंधा कर पुनः कंपित दीप शिखा की भांति उनके हाथों में स्थिर हो जाते थे, यानी कि उनके शस्त्र जो थे इधर उधर चलते थे, फिर शांत हो जाते थे। स्तब्ध श्वास, यानी कि श्वास जो है स्तब्ध थे उनके, आंख फैला रखी थी। विशाल जनसमूह योद्धाओं के सूक्ष्मतम गतियों और इंगितों के प्रति सतर्क था, मतलब देख रहे थे कोई चीटिंग ना होने पाए किसी तरीके की। रह रहकर झपटते थे, और क्या होता था, दर्शकों को शरीर कंटकित हो उठते, हाय लगना जाए, तलवार टाइप की चीजें। योद्धाओं के स्थान बदलते जाते, मंद वायु से स्फुरित ध्रुवा द्रोणों की भांति कांपते रह जाते, जैसे कि छोटी थोड़ी हवा भी आती है, मंद वायु से स्फुरित, यानी कि छोटा सा जो तिनका दूब जो घास होती है वो उससे भी कांप सी उठता है, वैसे हो रहा था। ठीक है, ध्रुवा तृण उन्हीं को कहा जाता है, दूब की तृण, दूब की घास। ठीक है, कुछ ही क्षण में उनकी तनी हुई गिरवाएं, यानी कि उनके जो तनी हुई थी गर्दने, वस्त्र रहित भुजदंड, लोम पूर्ण वक्षस्थल और गहरी पीठ पर स्वेद बिंदु झलक कर धाराएं बहने के लिए, यानी कि थोड़ी देर में ही क्या हुआ, उनके पेट ऊट के स्थान में, कमर के स्थान में उनके जो है पसीने बह निकले, खून बह निकले, उनकी धाराएं चल गई। उनके शरीरों पर कई स्थानों पर लाल रेखाएं फूटकर रक्त बह गया, यानी कि खून बह गया। स्वेद में रक्त, यानी कि पसीना, स्वेद किसको कहता है, पसीना। पेज नंबर बता दीजिए मैम। रजिया, कहाँ भाई इतनी देर, अभी तो 16वां पेज है मेरी, इसमें तो 16वां पेज है शुरू से, आप देखो, है ना, 16वां पेज है।
फिर कह रहे हैं कि लाल रंग में, पसीने में लाल रंग, पसीने में खून मिल गया, शरीर गेरू से पुते जाते हुए दिखाई पड़ते थे। महासेनापति के संकेत से चारण ने तूर्य बजाकर युद्ध कौशल समाप्ति की घोषणा कर दी, कहा कि चलो हो गया। ठीक है। युवक परीक्षा के लिए महासेनापति के आसन के सम्मुख उपस्थित हुए। आयुष्मान सुक्रुद और पृथुसेन के शरीर पर केवल 2 रक्त चिन्ह थे। आयुष्मान वृषणेश के शरीर पर 3 और शीश के उस पर 4-4। ये भी चीज मैटर करेगी, है ना। जैसे इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो ये भी मैटर करेगा कौन सा अटेम्प्ट है। मान लिया आपका 5वां अटेम्प्ट है और एक का पहला अटेम्प्ट है, नंबर दोनों को सेम चाहिए तो उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। समझ रहे? ठीक है। चल, महासेनापति के संकेत से चारण ने तूर्य बजाकर युद्ध कौशल समाप्त होने की घोषणा कर दी। युवक परीक्षा के लिए महासेनापति के आसन के सम्मुख उपस्थित हुए। अच्छा हो गया। गण परिषद के सदस्यों से परामर्श कर महासेनानी बोले, गण परिषद और जन सुने, मतलब कि डिसाइड हो गया कौन विनर है, ये पता चलेगा, यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला है। आयुष्मान, सुक्रुद और पृथुसेन ने शस्त्र संचालन में विशेष कौशल प्रकट किया है। तो उनके सबके 3-4 लगे थे, 2 जिसके लगे हैं उनको पकड़ के लाया गया, मतलब उनको बुलाया गया कि तुम सबसे महान टाइप के हो। सुक्रुद और पृथुसेन, उन्होंने शस्त्र संचालन में सबसे बढ़िया इफिशिएंटली काम करा था। सदस्यों के विचार से पृथुसेन का ही स्थान प्रथम होता, परंतु आयुष्मान ने अपने वाम पक्ष, वाम कहा जाता है, वाम किसको कहा जाता है? वाम पक्ष, वाम बाएं को कहा जाता है। ठीक है। अनेक व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति को अपव्यय किया था, मतलब बिन मतलब के अटेम्प्ट खराब की थी अपनी शक्ति। ठीक है। आयुष्मान पृथुसेन में सतर्कता की इस न्यूनता के कारण सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का सम्मान आयुष्मान सुक्रुद को देता है। आयुष्मान पृथुसेन ने सतर्कता नहीं रखी, इसलिए किसको जा रहा है ये सम्मान? जा रहा है सुक्रुद को। महासेनापति ने श्वेत पुष्प और हरित किसलय, यानी कि सफेद रंग के पुष्प और हरे रंग के किसले से बने मुकुट की ओर संकेत किया। बोले, नगर श्री देवी मल्लिका की शिष्यों में से युवती कला की प्रतियोगिता में, युवक की तो हो गई, अब युवतियों की जो कला प्रदर्शन है, नृत्य, उसमें जो फर्स्ट नंबर लेकर आएगी, जिसको सरस्वती पुत्री का सम्मान मिलेगा, वो अपने हाथों से इस मुकुट को सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी के सिर पर पहना देगी। ये चीज समझ में आ रही है भाई? एक बार बात कर लो थोड़ी सी, पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा भी अगर डाउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो मुझे बता सकते हो आप। बताए फटाफट से, कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी। ठीक है, बताएं, एक बार बताएं भाई। हाँ जी, समझ आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बताए फटाफट से मुझे, जिसको आ रहा है वो तो चलिए बताएं। किसी को भी कोई भी इश्यू अगर हो रहा है तो बताते चले। क्लियर है? मुस्कान, विशाल, रजिया, आ तो रहा है पर गोदान, अरे ऐसे कंपेयर मत करो। कमेंट नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है विक्रम, आज तो दिख रहा है आपका कमेंट। अनुज आ रहा है बट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बच्चे अब तो पूरी की पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, है थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है बताओ? इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो? दिव्या, कोई दिव्या में इंटरेस्ट नहीं है आपका? बताओ क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही? शब्दों में? मैंने अभी भी जैसे कहा कि लिटरल मीनिंग समझने की बजाय उसकी इसेंस यानी भाव को समझने की कोशिश करें। क्या हो रहा है? मल्लिका ने अपनी डांसिंग छोड़ दी थी, उसकी बेटी मर गई थी रुचिरा। ठीक है। अब मल्लिका ने दोबारा अनाउंसमेंट करी है, तो 2 प्रतियोगिताएं होंगी। पहली प्रतियोगिताएं युवकों की होंगी जिनमें बढ़िया एकदम शस्त्रधारी आकर के पार्ट लेंगे। 6 युवक आए, अब 6 और आई हैं युवतियां, उनकी डांस कंपटीशन होगा। अब उसमें जो जीतेगी वो उन युवकों को क्या करेगी? मुकुट पहना देगी। इतना ही है बस, ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो और इसकी खास बात क्या है कि आपको इसकी भाषा में उत्तर नहीं लिखना है,
यशपाल जी की भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, जैसे बोलते वैसे लिखना है। शस्त्रधारी, तूर्णधारी, तूर्ण, किंचुक, ये सब नहीं लिखना है, जो समझ में आया वो लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। चारण ने तूर्यनाद करने पर जनसमूह में आनंदोल्लास से जय जय का कोलाहल उठ खड़ा हुआ। युवक अभिवादन पर वेदी के नीचे आ गए, परंतु आयुष्मान पृथुसेन महासेनापति के आसन के सम्मुख खड़ा रहा। खड़ग नासिका के सम्मुख सीधे रख मस्तक झुकाकर पृथुसेन ने प्रार्थना की, मैं महाश्रेष्ठ प्रेस्त का पुत्र पृथुसेन परम भट्टारक गणपति के सम्मुख निवेदन की आज्ञा चाहता हूँ। मतलब इसे लगा कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, इसे लगा कि भाई मैं ही जीतने वाला था, तो इस ये सब निकल गए वहां से। पर इसने कहा कि हाँ ठीक है, ये बता देंगे आपको। ठीक है, कंदुको अनिकेत गेंद टाइप की होती है। ठीक है, हाँ शब्दों में कोई दिक्कत नहीं, स्टोरी समझ में आनी चाहिए आपको, स्टोरी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उत्तर स्टोरी से ही लिखना है आपको। अब इसे लगा कि मेरे साथ चीट हुआ है, ठीक है, पृथुसेन को, इसलिए वही खड़ा रहा। कह रहा है कि भाई जो भी चीफ जस्टिस है, मैं उनसे चाहता हूं कि वो मेरा पक्ष ले, मतलब वो मेरी बात सुने। ऐसे परम महासेनानी की जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के उत्तर में पृथुसेन ने निवेदन किया, मैं पृथुसेन परम भट्टारक गणपति की आज्ञा से गण के विचारार्थ निवेदन चाहता हूं कि मैंने अपने वाम पक्ष पर व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया। गणपति और सदस्य देखे, मैंने केवल 5 शत्रुओं का नहीं अपितु कदली स्तंभ के रूप में 6ठे शत्रु का भी सामना किया। अलग लॉजिक दे दिया। कह रहा है कि केले का पेड़ था वहां पर, सबने 5-5 से लड़ा, मैंने केले के पेड़ पे भी प्रहार किए हैं, तुम जाके देख लो। ठीक है, महासेनापति की सेनापति की अनुमति से मैं दिखाना चाहता हूँ। पृथुसेन ने मंडप की वाम दिशा के स्तंभ में जाकर के अपने आश्रित पड़े हुए कदली वृक्ष को हिला दिया। कदली स्तंभ खर खंड होकर गिर पड़ा, यानी कि उसने प्रहार किए थे, डश 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 डश, वो उसको उसने कई पार्ट्स में काट दिया था, बट वो अभी खड़ा ही था। ऐसे उसने कहा कि मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे उसने हाथ लगाया खंड खंड होकर गिर पड़े, यानी कि वो पेड़ भी उसने काटा है। उसने कहा मैंने बिना मतलब के अपनी पावर को खराब नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, मैंने इसको भी काटा है। मैं सोच रहा था 6 शत्रु हैं मेरे। जन समूह से इस अपूर्व खड़क कौशल और हस्त लाघव की प्रशंसा में साधुवाद के उल्लास का रव उठ खड़ा हुआ। जन समूह से क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छा खड़क कौशल था जो पता भी नहीं चला, और हस्त लाघव की ऐसी प्रशंसा थी कि जन समूह क्या हुआ, साधुवाद कहा जाता है आशीर्वाद को। ठीक है, साधु साधु साधु, सबका भला हो, कल्याण हो। ठीक, साधुवाद के उल्लास जो था उमड़ पड़ा। विनय से मस्तक झुकाकर पृथुसेन ने महासेनानी का संबोधन किया, देव इस शत्रु को भी मैंने पराभव किया है, मैं देव का निर्णय चाहता हूँ। मैं कहता है कि मैंने इसको भी मारा है, इसको भी काटा है, तो अब मुझे बताइए कि मैं जीता या हारा, मतलब मैं फर्स्ट हूँ या सेकेंड। महासेनापति विस्मय से उच्छ्वास, यानी कि विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित होकर, उच्छ्वास यानी कि इस तरीके से सरप्राइज टाइप का होकर अपने आसन से उठकर पृथुसेन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरे निर्णय में भूल थी, आयुष्मान पृथुसेन सागल का सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी है। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैंने गलत निर्णय दे दिया, मैंने इस चीज को देखा नहीं। भाई जितनी तुम्हारी परीक्षा थी उतनी मेरी भी थी, यानी कि रेफरी को बहुत ज्यादा न्यूट्रल होना चाहिए। गण परिषद साधु साधु तथास्तु, मतलब आशीर्वाद देकर के समर्थन में सिर हिला दिया। जन समुदाय उल्लास से पुनः हिलोर उठा, परंतु गण परिषद की पंक्ति में से गण संवाहक आचार्य प्रबंधन ने उठाकर आपत्ति की, परिषद के सदस्य विचार करें, क्या गणपति का एक बार लिया गया निर्णय परिवर्तित हो सकता है। यानी कि ये लोग कौन है, क्योंकि पृथुसेन कौन है, पृथुसेन इनकी उसका नहीं है, वंश का, कुल का है ना, अलग टाइप का आदमी है, महाप्रेस्त का है, श्रेष्ठी का है, तो वो अलग है, रथ चलाते हैं उनके पिताजी। ठीक है, और ये लोग राजा टाइप के लोग हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने जब एक बार निर्णय दे दिया तो क्या बार बार, चलो ठीक है यही फर्स्ट आया है, पर ऐसे बार बार उसे बदलो मत तुम। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द सुना है आपने, जुडिशियल रिव्यू सुना है, किस किस ने सुना है पॉलिटी में, वो वहां पर अधिकार उसने कहा ये नहीं है। ठीक, गण परिषद के सदस्य विशिष्ट समाज और जनसमूह विस्मय और आशंका से मौन रहकर आचार्य की ओर देखने लगा। वयोवृद्ध महासेनापति ने अपना आसन ग्रहण करके पूर्व उदरभाव होकर विशिष्ट गण और जन को संबोधन किया। गण परिषद, सामंत गण, अभिजात कुल और सागल जन समूह समाज, महापंडित, गण संवाहक, मतलब बहुत सारे लोग थे जिन जिनकी उपाधि यहाँ पर बताई गई है। जो जो उपाधियां थी वो सब लोग वहां पर विचार करें, ऐसा इन्होंने कहा। मेरी परख में
जो भूल हुई है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वृद्धावस्था के कारण मेरी आंखों से अब ज्यादा दिखाई नहीं देता। मेरे दृष्टि दोष के कारण आयुष्मान के प्रति उचित अन्याय उचित नहीं है। यदि गण का मुझ पर विश्वास है तो भ्रांति मर्जन का मुझे अवसर दे। ये बेचारा कह रहा है कि भाई जो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी इस चीज को सुने, स्वीकार करें। मैं वृद्ध हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों में दृष्टि दोष हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आप ये करेंगे। नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को नहीं कहा जाता। न्यायिक पुनर्विलोकन किसको कहा जाता है बताएं? गण परिषद के सदस्य और विशिष्टजन अवाक परस्पर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगे और जन समूह उत्सुकता से विशिष्ट समाज की ओर। महासेनापति अपने आसन के समीप वेदी पर खड़े रहे। उन्होंने पुनः संबोधन किया। गण परिषद निर्णय करे और भ्रांति मर्जन करने में आपत्ति है क्या? मतलब बता दो भाई, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर तुम सोचा जाएगा, परंतु एक बार दिया गया फैसला अगर गलत हो तो क्या हम उसको सुधार नहीं सकते हैं? महासेनापति ने सभी की और अनुमति के संकेत मिले उन्हें कि सब अनुमति दे रहे हैं। वापस उन्होंने कहा कि मैं मद्र के गणराज्य की परिषद का गणपति मिथोद्रस महासेनापति की स्थिति में दिए गए अपने निर्णय में महासेनापति की स्थिति से किए गए मार्जन को स्वीकार करता हूं। जिस आयुष्मान को आपत्ति हो प्रकट कर दे। सब और मौन देखकर उन्होंने पुनः आसन ग्रहण किया। जनसमूह ने एक स्पष्ट गुंजन द्वारा अपना संतोष और अनुमति प्रदान कर दी। कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, वी डोंट हैव एनी इशू, और आपने जो दिया है एकदम बढ़िया है। ठीक है, चलो आगे देखें। बाकी बच्चे सो गए या पढ़ते पढ़ते हैं? बिल्कुल, दोबारा पुनर्विचार करना, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है एक बार जो फैसला दे दिया अब उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। ठीक है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। महासेनापति ने हो गया ये। पुणे चारण का तूर्य बजा, फिर बाजा बज गया है। बेदी से अनेक प्रकार की वीणाओं, वंशियों, मुर्जों, कांस्य, तालों और मृदंगों की ध्वनि उठने लगी। नृत्य संगीत आरंभ होने की सूचना दी। वाद्यों के स्वर मिल जाने पर मल्लिका ने शिष्य रूपी उद्गण के रूप में चंद्र के समान सुशोभित होकर कोकिल निंदित स्वर में श्याम कल्याण का आलाप उठाया। मतलब ये जो लड़की है, जो है हमारी, इसकी नृत्य संगीत को शुरू करने के लिए जो है कोयल के जैसे स्वर में आलाप उठाया। आलाप के पूर्ण हो जाने पर उनके शिष्यों में स्थायी और अंतरा में सहयोग देकर सभा स्थल को गुंजा दिया, यानी कि आगे गाना गाया। सीधी बात। देवी मल्लिका मूर्तिमान राग के रूप में अपनी किसले कोमल उंगलियों पर, ठीक है, मृणाल बाहुओं से संगीत अश्वारोहों को इंगित कर रही थी। शिष्यों के कंठ और वादकों के यंत्र से निकली ध्वनि और जनसमूह का श्वास उनके इंगितों का अनुसरण कर रहे थे। सभा स्थल घनीभूत संगीत की लहरों से भर गया। राग समाप्त हो जाने पर भी संगीत जन समूह मंत्र मुग्ध सहस्त्र शीर्ष शेषनाग की भांति स्तब्ध और एक प्राण बना रहा। यानी कि मतलब ऐसे सब भाव विभोर हो गए इसमें, है ना। गाना जैसे जैसे गा रहे हैं एकदम भाव विभोर हुए पड़े हैं सब लोग। वाद्य शाटजी के स्वर में बजा रहे थे। मल्लिका के संकेत पाकर माधुलिका ने आलाप आरंभ किया, यानी कि एक लड़की है माधुलिका, उसने आलाप आरंभ किया, उसने आ करके गाना शुरू करा। माधुलिका के पश्चात कुसुम सेना ने, उसके बाद में दिव्या ने, इसके बाद नर्तकी वसुमित्रा ने अपने समाज सहित गायन किया। आत्मविस्मृत जन स्वर और उत्पन्न भाव की लहरों से बहा जा रहा था, यानी कि अब सब जो है एकदम भावहीन हो गए। देवी मल्लिका ने आसन से उठकर जन का अभिवादन और कृतज्ञता के मृदु स्वर में सूचना दी। कलाविद समाज अनुमति दे तो संगीत समारोह समाप्त कर नृत्य आरंभ किया जाए, यानी कि अब गायन हो चुका है, अब नृत्य किया जाए। मंत्र के सम्मोहन से मुक्त होकर के सभा के अपने श्वास की अवरुद्ध गति को स्वतंत्रता दी, यानी कि एकदम रुक चुका थे श्वास सबके, है ना, अवरुद्ध हो चुके थे। अब कहा कि चलो, मतलब उसको देखा। दीप दंडाधारियों ने अपने दीपों से यथेष्ट तेल देने के अवसर पाए। दीप तेल के अभाव से मंद हो गए थे, यानी कि दीप जो थे उनमें तेल डालने की अब जरूरत महसूस हो रही थी। परंतु संगीत की मधुर मूर्छा से विस्मृत जन प्रकाश की न्यूनता अनुभव न कर पाया, यानी कि उनमें तेल जो है काफी कम था और प्रकाश यानी लाइट अब काफी कम हो चुकी थी, परंतु लोग इतने भाव विभोर हो गए थे कि इस चीज को भी देख नहीं पाए। वेदी उज्जवल प्रकाश से दीप्त हो गई, वाद्यों के स्वर बदल गए। मल्लिका शिष्याओं के मध्य वेदिका पर आई। जन के अपलक कहा जाता है जब पलक ही ना झपका जाए, ठीक है, नेत्र उस पर केंद्रित हो गए। रास नृत्य आरंभ हुआ। आकाश गंगा में भंवर सा आ गया, ठीक है, यानी कि यूं करके घूमने लगी आकाश गंगा, ऐसा लग रहा था, है ना। वाद्यों ने अपने स्वर बदले और यहाँ पर
जो है मल्लिका शिष्याओं के मध्य में अपनी उस पर चढ़ गई स्टेज पर। मल्लिका मेघनाद मधवा की भूमिका में थी, उसकी शिष्याएं वर्षा के लिए आकुल पृथ्वी मृत्युलोक के प्राणियों मनुष्य जीव जंतु और वनस्पति की भूमिका में, यानी कि जो भी नाटक है जो भी नृत्य है वो हो रहा था। शिष्याओं में आराध्य देव इंद्र को, आराध्य देव नहीं जिसकी आराधना की जा रही है, इंद्र को केंद्र बनाकर भावभंगी द्वारा वर्षा के लिए प्रार्थना करी, इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा इनका नृत्य है। मेघराज रौद्र मुद्रा में अद्वरित थे, याचकों के ने लावण्य के संयोग से करुणा का अदमनीय उद्वेग कर अनुने का अनुपेक्षणीय बना दिया। इंद्र द्रवित होकर बरस पड़े, धरती माता अपनी संतति सहित विभोर हो गई। जन समूह अपनी संपूर्ण चेतना कला की ग्राहकता में अर्पण का आपलक अवाक और मुक्त ओष्ठ रह गया, यानी कि खुले होंठ आपलक जैसे नहीं होते, बिल्कुल भौचक रह जाते हैं, जैसे एकदम सब बारिश उरिश हो पड़ी, धरती माता चमक गई और सब कुछ हो गया। दर्शकों को क्षण के लिए प्रकृति स्थ होने का अवसर देकर माधुलिका ने इस पर्व के लिए तैयार किया विशेष नृत्य अभिसारिका की यात्रा, एक अलग से उसने सिंगल डांस भी किया हुआ था, अभिसारिका की यात्रा वो परफॉर्म किया। कुसुम सेना ने उर्वशी प्रणय निवेदन यानी कि एक और नृत्य था कुछ, वो किया। अंत में रह गई दिव्या, दिव्या ने किया मराली का आत्मसमर्पण। ये कोई इनके टाइटल्स हैं, जैसे कोई कहे कि मैं तो प्रेम रतन धन पायो पे नाचूंगी, मैं तो देश रंगीला, इस तरीके की चीजें थी। मल्लिका उत्सव के एक पक्ष पूर्व से ही दिव्या को इस नृत्य की मुद्रा और वादकों को संगीत की मूर्छनाओं का अभ्यास करवा रही थी, यानी कि यहाँ पे पहले से प्रैक्टिस बहुत चल रही थी तगड़ी। दिव्या राजहंस के परों के समान श्वेत वस्त्रों में वेदी पर आई, एकदम जिस तरीके से राजहंस होते हैं सफेद कपड़ों में वेदी पर आ गई। उसकी कोमल सुगोल बाहुओं से झीने श्वेत उत्तरीय के छोर मराली के पंखों के रूप में लटक रहे थे। मराली खोज की मुद्रा में उद्गिन और चिंताशील थी। नेपथ्य यानी कि पर्दा से राजहंस का ऋतुकालीन आवायन सुनाई दे रहा था। टोह पाकर मराली उत्साहित होती, राज उत्साह और उमंग से परों को फड़फड़ाकर आवाहन की दिशा और स्थान खोजने लगी और चली गई बधिक के जाल में फंस गई। यानी कि मराली जो है, मराली का आत्मसमर्पण एक वो है नृत्य, और जिसमें कि इसने अपना रोल परफॉर्म किया और ये एकदम से बढ़िया आ रही है, एकदम उद्विग्न है, एकदम भरी हुई है, इसने बहुत प्रैक्टिस करी हुई थी। राजहंस का प्रत्येक आवाहन बधिक पाश में बंधी राजहंसी की व्याकुलता को उग्र कर रहा था, मुक्ति के लिए पूरी शक्ति से छटपटा रही थी। कलांत राजहंसी की मुद्रा में नैराश्य और अवसाद प्रकट होने लगा। वह निराशा के विरुद्ध मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगी। उसका संघर्ष असफल रहा। राजहंस का स्फूर्तिदायक आवाहन मर्मांतक वेदना का कारण बन गया। उसकी ग्रीवा निराशा भरे प्रयत्नों में उठ कर रह जाती थी। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, मतलब एक्ट देख रहे हो, ये क्या है यहाँ पर, फड़फड़ा रहे हैं, मतलब उचट रही है, मुझे बचाओ, मुझे मुक्त करो, मुझे मतलब खोलो, मेरे पाशों को खोलो, मुझे उड़ना है, मुझे जाना है, लाइक दैट। राजहंस की भूमिका में स्वयं मल्लिका प्रकट हुई। राजहंस मराली को बांधे जाल की उपेक्षा कर मराली के समीप कूद पड़ा। मराली विभोर हो उठी, राजहंस भी बंध गया, परंतु किल्लोल उन्मित होकर उन्होंने बंधन की चिंता न की। वो मधुर शैथिल्य में आत्मविस्मृत होकर बंधन से निरपेक्ष थे। यानी कि राजहंस कौन बना? मल्लिका खुद बनी, उनकी गुरुजी। और राजहंस मराली को बांधे, मराली कौन है? ये है हमारी मैडम दिव्या। राजहंस मराली को बांधे जाल की उपेक्षा कर, यानी कि उसे ऐसे ही मतलब अवॉइड टाइप का करके मराली के समीप कूद पड़ा। मराली एकदम विभोर हो उठी कि हाय मेरा सेवर आ गया, मुझे बचाने आ गया। राजहंस भी बंध गया, परंतु किल्लोल उन्मुत होकर उन्होंने बंधन की चिंता न की, यानी कि राजहंस को भी बांध लिया गया, परंतु कोई उन्होंने बंधने की चिंता नहीं की। मधुर शैथिल्य में, यानी कि शिथिलता में मधुर थी उनके लिए। कई बार नहीं होती पीड़ा काफी मीठी होती है, नहीं तो वही उनके लिए था। आत्मविस्मृत होकर बंधन से निरपेक्ष थे, यानी कि उसके समक्ष मतलब ये सोच रहे थे बस अब इसी में बंधा रहो। अनेक हंस शावक उस मराल मिथुन से उड़ उड़कर चारों दिशाओं में फैलने लगे। यानी कि मराल मिथुन यहाँ पर एक बड़ा ही रोमांटिक ये है ना, मराल मिथुन यानी कि दोनों राजहंस और मराली दोनों बंधे हुए हैं आपस में, और जिस प्रकार का एक रोमांटिक सीन वहां क्रिएट हो चुका है, नहीं तो अनेक हंस और शावक जो है उससे मराल मिथुन से देख देख कर उड़ उड़कर चार दिशाओं में फैलने लगे। उत्साहित जन समूह के उत्साह भरे साधुवाद से आकाश गूंज उठा। असंख्य मुखों से उन्मुक्त उच्चवास के वायु से मंडप से वितान हिलोरने और दिव्यदंडों की ज्वालाएं कांपने लगी। मंडप के समीप ही जन साधारण के समूह से काशाय चीवरधारी भिक्षु के ऊर्ध्वबाहु खड़े होकर गंभीर स्वर में जन को उद्बोधन। बुद्धिमान जन देखे और जाने माया के बंधन में जीव को इसी प्रकार सुख की मिथ्यानुभूति का भ्रम होता है। नए नए हीरो आए हैं। चीवर कहा जाता है, चीवर देखा है आपने कभी? चीवर आपने बौद्ध भिक्षु देखे होंगे, एक शॉल सी पहने रहते हैं, ऐसी कोई कोई उसे पहने रहता है एकदम
मरून कलर का और कोई कोई एकदम से केसरिया रंग का, तो उस चीवर कहा जाता है। समस्त जो कपड़ा होता है, खुली चादर, ये पूरा और ये पहनते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु हैं, ये भी उनके प्रेमी रहेंगे, बाद में ये भी प्रपोजल करेंगे उनको, है ना, पढ़ा तो होगा ही आपने। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजहंस कौन है, मल्लिका, और इधर कौन है, मराली, तो यानी कि जिस प्रकार ये दोनों आपस में एक पाश में बंधे हुए हैं, आपस में एक पाश में, एक जो है रस्सी में बंधे हुए, पाश में बंधे होने के बावजूद, बंधे होने के बाद भी मिथ्या यानी कि झूठी मिथ्या सुख का अनुभव कर रहे हैं, मिथ्या सुख का अनुभव कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य माया के पाश में बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि कौन कह रहे हैं, ये भिक्षु कह रहे हैं, और भिक्षु का मतलब है मोह माया से मुक्ति। समझ में आई बात? बौद्ध धर्म का रिलेवेंस समझ में आया? अरे भाई ठीक है, समझ में आया? ये वाली चीज समझ में आ गई आपको? अब क्या हुआ, ये भाई अलग फिलोसफी दिखा रहे हैं, बाद में यही प्रेमी बनेंगे दिव्या के, ठीक है, ये भी कहेंगे, प्रपोज कर डालेंगे उसको। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजहंस उससे बंधा हुआ है। राजहंस कौन है? राजहंस मल्लिका है ना। कह रहे जिस प्रकार से मल्लिका उससे बंधी हुई है, मराली से, और कितना सुख का अनुभव कर रही है जबकि बंधी हुई है पाश में, रस्सी में, उसी प्रकार से मानव भी क्या है, मानव भी माया के समक्ष मजबूर है, लाचार है, और मजा आता है माया में, मेरा तेरा, पैसा, कपड़ा लत्ता, सुंदरता, फलाना ढिमका। अब भिक्षु के लिए कुछ नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। तो मल्लिका आदर और साधुवाद ग्रहण करने के लिए अपने आसन पर खड़ी थी, निरुत्साह से भिक्षुक की ओर देखा, कहीं पागल है नहीं, मतलब ठीक है। गण परिषद विशिष्ट अतिथि और जन विष्णु से भिक्षु की ओर देख रहे हैं, मतलब इतना बढ़िया एक्ट हो रहा है, इतना मजा आ रहा है सबको, है, और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। चारों ओर छाई स्तब्धता में, मतलब कुछ नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अज्ञान है, तुम्हारा माया है। चारों ओर छाई स्तब्धता में ऊंचा स्वर दिखाई दिया। भंते, भंते कहा जाता है, जो भिक्षु होते हैं उनको भंते कहा जाता है। जब हम उनको नमस्कार करते हैं तो ऐसे कहते हैं, नमामि भंते, राइट। तो भंते, दुख की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। वैराग्य भक्ति की आत्म प्रवंचना मात्र है, जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। यानी कि चारों ओर से एक स्वर आया, ये किसका स्वर है ये अभी दिखाई देंगे इसको भी। ये कह रहा है कि भाई जिस तरीके से तुम कह रहे हो तो दुख भी तो एक भ्रांति है, और ये दुख और सुख ऐसे ही शाश्वत यानी कि लगातार चलते रहता है। और वैराग्य भीरू की आत्म प्रवंचना मात्र है, यानी कि वैराग्य का मतलब होता है जो आदमी, जिस तरह भिक्षु को वैराग्य बोला जाता है, वैरागी बोला जाता है कि सब छोड़ छाड़ के निकल लिए। तो ये कह रहे हैं कि वैराग्य क्या है, एक प्रकार के भीरू यानी कि जो डरता है व्यक्ति, उसकी आत्म प्रवंचना यानी कि उसकी अपने मन से निकली हुई एक प्रकार की प्रवंचना है। वो जीवन के बोझों को लेना नहीं चाहता। गौतम को कई बार, सिद्धार्थ को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि पत्नी और बच्चे का भार नहीं सह रहे थे, निकल लिए, वैरागी बन गए, ठीक है, खैर अलग का डिबेट है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक अनसस्पिशियस तरीके की थ्योरी है ये, ठीक है, समझो, तुम नहीं समझ पा रहे हो। सभा स्थल अट्टहास से गूंज उठा, यानी कि हंस पड़े सब। मल्लिका और समाज ने देखा उत्तर देने वाला सागल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, नास्तिकता और अनैतिकता का प्रतिपादन कर अपवादन पाने वाला श्रेष्ठी उपासक पुष्यकात का युक्त मारिश था। ये मारिश भाई इसका प्रेमी है, माफी चाहूंगी। भिक्षु से ये मदद मांगती है बाद में, पर भिक्षु भी इनको मदद नहीं देते हैं दिव्या को। ये मारिश जो है, मारिश इनको प्रपोज करता है बाद में दिव्या को, है ना, ठीक है। एक पैरा और देख लो वैसे छोटा सा। कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका
के निर्णय और परिषद की अनुमति से वयोवृद्ध गणपति ने सरस्वती पुत्री का पुष्प किरीट धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा की प्रपोत्री आयुष्मती कुमारी दिव्या को भेंट कर दिया और कुमारी दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी का पुष्प किसको दे दिया? पृथुसेन को। जड़ फैल गई अभी से, है ना, यहीं से फूट पड़ेगी, यहीं से प्रेम होंगे, यहीं बच्चे होंगे, यहीं से सब चलेगा, ठीक है। उनने उसको क्या किया, उसको सबसे बढ़िया डांसर का अवार्ड मिल गया और उसने उसके सिर पे मुकुट पहना दिया, ठीक है, जैसा शर्त थी। दोनों ही पुरस्कार विजेता अपनी अपनी जो वेशभूषा थी उसमें नागरिकों से भिन्न अपनी कला के प्रतीक जान मात्र पड़ रहे थे। कुमारी दिव्या शुभ्र वायव्य श्वेत उत्तरियों में मराली का प्रतिरूप और कुमार पृथुसेन नासिकाग्र और कंधों तक छाए शीर्षत्राण और वर्ग में शस्त्र शक्ति की मूर्ति की भांति, यानी कि कह रहे हैं कि एकदम अलग ही रिफ्लेक्ट हो रही थी दोनों की पर्सनैलिटी। एक ने मराली का रूप धारण करा हुआ था और दूसरे ने इतना तगड़ा एकदम ड्रेसिंग सेंस था दोनों का, है ना, क्योंकि दोनों क्या थे, दोनों अपने आप में जो है एक अलग से जो है वो पहने, अलग से उन्होंने अपने आप को, ठीक है, अलग से दोनों ने अपनी वेशभूषा के आधार पर दोनों यूनिक दिख रहे थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आया समझ में चीजें? पढ़ोगे आगे, इसे लाइन बाई लाइन ही पढ़ेंगे। कह रहे मारिश भी ट्राई करता है, सब ट्राई करते हैं, नहीं पाश बता दो, पाश कहते हैं जिसमें बंध जाते हैं रस्सी उसकी, नहीं, ठीक है, मारिश भी ट्राई करेगा। दूसरा एक और रुद्रधीर है, कहीं पृथुसेन है, नहीं, और दिव्या केवल किसको चाहेगी बताएं? दिव्या किसको चाहेगी अंत तक बताएंगे आप? हाँ जी, यहाँ पर ट्राई सब मारेंगे दिव्या पे, 3 लोग तो हैं और दिव्या बेचारी खुद भी उसमें जाना चाहेगी, क्या कहते हैं बुद्धिस्ट उसमें, है ना, फिर भी नहीं जगह मिलेगी। तो बताओ, इसको कल अपना पढ़ते रहो आप भी, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, आप भी अपनी तरफ से पढ़ते रहो। जो शब्दावली आपको दुखी कर रही है वो शब्दावली आप थोड़ा सा अंडरलाइन करके मुझे भेज दिया करो, मैं बता दूंगी उसे। एक पेज और है, फिर महापर्व, अरे समाप्त होने वाला है क्या भाई? कल कर लें प्लीज, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। महापर्व खत्म ही हो जाएगा कल, महापर्व तो हो ही जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, है ना, मैंने देखा भी नहीं है, अदरवाइज तो कर ही लेते, इतनी देर से बोल ही रहे। चलो कर लो। चारण उत्सव विसर्जन का तूर्य बजा दिया, यानी कि खत्म हो गया। रात्रि के 2 पहर बीत जाने पर जनता श्रांति अनुभव न कर विश्राम के लिए व्याकुल न हुई, मतलब इतनी थकने के बाद भी व्याकुल नहीं है। पूर्ण चंद्र विरा बनवा ले, ठीक है, कल कर लेना बच्चे, बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही है। मेल कर देना विशाल, और जितने मेल वेल चेक नहीं हो पा रहे वो मैं चेक कर लूंगी, है ना, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। कल कर लेंगे इसे मधु पर्व को, और दूसरा वाला भी कर लेंगे हम कल ही, थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे कल, आज तो 20 ही पेज हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सो मच।